अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया है और वो अपने ओहदा जो है वो 30 सितंबर को संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से मुताल्लिक ये बताया जाता है कि ख़ानदानी एतबार से भी वो एक फ़ौजी ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में भी उन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी हैं। जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हुए जो एजाज़ी शमशीर है वो उसके भी हकदार ठहरे थे। और अब ये जो तकर्रुर है, ये जो तैनाती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमेशा अहम रहती है कि कौन DG-ISI होगा। बहुत से एतबार से पाकिस्तान के अंदर जो बिलखुसूस जिस तरह के सिक्योरिटी हालात रहे हैं, पाकिस्तान के करीब जो दुश्मन मुल्क बैठा है, बहुत से मामलात को लेकर बहरहाल इस तकर्रुर को, इस तैनाती को अहम करार दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज बड़ी खबर जो सामने आई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। 8 जजेज़ ने ये तफसीली फ़ैसला जारी किया है। 70 सफ़ात पर मबनी इस फ़ैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इस फ़ैसले में ये बताया गया है कि जो इलेक्शन एक्ट का रूल 94 है वो आइन के आर्टिकल 51 है और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है और इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाता है। इस फ़ैसले में ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI के मुखालिफ के तौर पर एक फ़रीक के तौर पे सामने आया है। साथ ही साथ जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया। वज़ीर क़ानून आदम नज़ीर तारड़ ने ये कहा है कि जो आइन में तरमीम की गई है उसके इस फ़ैसले में ज़िक्र नहीं है और आइन की तरमीम के बाद 3 रोज़ में किसी भी आज़ाद उम्मीदवार का किसी पार्टी के साथ वफ़ादारी शो करना या हल्फ देना लाजिम होता है। बहरहाल बुनियादी नुक्ता ये है कि आज के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी आइनी बहरान है ये कम होगा या ये बढ़ेगा, इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। अब से कुछ देर पहले जो खबर आई वो ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस के बाद जो नई कमेटी तश्कील दी गई है उस कमेटी पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ख़त लिख दिया है और ये सवाल किया है कि ये बताया जाए कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनको क्यों हटाया गया है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। इस पर भी ये सवाल उठता है कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक है, क्या वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। ये सारे मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अबू ज़र नियाज़ी साहब माहिर क़ानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जो आज के डेवलपमेंट्स हैं, एक तो तैनाती है DG-ISI की, उसके साथ साथ जो ये तफसीली फ़ैसला सामने आया है 8 जजों का, आप समझते हैं कि मुल्क में जारी जो सियासी आइनी बहरान है, एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, इस माहौल में ये फ़ैसला कुछ ठंड लाएगा या आने वाले दिनों में ये क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान जो एक रियासत जो इलेक्शन के ज़रिए 1940 के इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आई, जिसकी बुनियाद जमहूरियत है और जिसमें कायद-ए-आज़म ने पार्लिमानी निज़ाम पसंद किया और हिंदुस्तान में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ के सबसे बड़े अलमबरदार जो थे वो कायद-ए-आज़म थे। वो ख़ुद भी कानूनदाद थे और इंसानी हकूक़ के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से वो इतना हसास थे कि जब रोलेट एक्ट पास होने लगा तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे किसी कानून के हक़ में वोट नहीं दूंगा जो शहरी हकूक़ को, इंसानी हकूक़ को पामाल करता हो। तो ऐसे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो हतमी और आखिरी है। उस फ़ैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसके अमल दरामद से इनकार करने का मतलब है कि पाकिस्तान में आप अनारकी फैलाना चाहते हैं, तवाइफुल मुलूकी के हवाले करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ हर शख्स का अपना कानून हो और हर शख्स जो है उसकी मर्ज़ी है कि किसी अदालत के फ़ैसले को माने ना माने। और ये काम अगर कोई हुकूमत करे या इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा करे तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आप आम लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जब बड़े जो कानून पर अमल दरामद करके जिन्होंने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, अगर वो किसी फ़ैसले पर, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो आप कैसे पाबंद होगे। फिर इस मुल्क की एक ख़ास मामला है हमारे साथ,
टीटीपी जैसी तंजीमें हैं, BLA जैसी तंजीमें हैं जो हमारे आइन को मानती नहीं हैं, हमारे कवानीन को मानती नहीं हैं, वो नौजवानों को गुमराह करती हैं जी। हम अगर आइन को नहीं मानेंगे, अदालती फ़ैसलों को नहीं मानेंगे, अदालत जो इदारा है आइन की और कानून की तशरीह करने वाला, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो उन लोगों के हाथ मजबूत करने के मुताबिक है जो ये करना चाहते हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला है और उन तमाम सवालात का जवाब आज के फ़ैसले में आ गया है कि मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल था जी PTI तो फ्रीक ही नहीं थी। फ़ैसले में लिखा गया कि PTI ने फ्रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी और बेंच को चाहिए था कि पहले ये फ़ैसला करते कि फ्रीक है या नहीं हुआ तो हमने तो 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस देना था। जिस फरीक के साथ ज़्यादती हुई है, जिस फरीक अवाम, देखें यहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, वो दुरुस्त है, उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आइन होता है तहरीरी तौर पर वहाँ सुप्रीम वो होता है, लेकिन सबसे सुप्रीम जो हैं वो हैं अवाम। अवाम ने एक वर्डिक्ट दिया, एक मैंडेट दिया 8 फरवरी को, आप मुसलसल अपने इक़दामात से उसकी नफ़ी कर रहे हैं। लेकिन रिशाद साहब, आइन में तो सबसे बड़ा स्टेक अवाम का ही है ना, सवाल तो अवाम का है ना, तो अवाम के हक में ये फैसला है ना, यही कहा गया है कि अवाम के वोट को कि आप नफ़ी कर रहे हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का जब वो कह रहे हैं कि हम PTI के हैं, तो आप कौन होते हैं, इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि नहीं जी हम तो नहीं मानते। जो हुकूमत कह रही है वो तो कहती है ये आइन की खिलाफ वर्जी है, इस फैसले का कोई आइनी रेफरेंस नहीं है। नहीं, उनके कहने से तो नहीं होता, उसमें तो मौजूद है सारा कुछ। वो बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल अबूज़र नियाज़ी साहब से भी ये हम जान लेते हैं। आज जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मौक़िफ़ रखा है, उन्होंने कहा जी कानून साजी में तो जो कानून साज हैं पार्लियामेंट है वही बालादस्त है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में एक तो उन्होंने कहा तरमीम के बाद ये फ़ैसला इसका असर वैसे नहीं होगा, ये गैर मौसर हो जाएगा। दूसरा ये बता दें कि ये जो जवाज़ है कि आइनी रेफरेंस इसका कोई नहीं है और आइन में भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम हैं, तो क्या जवाब है अबूज़र नियाज़ी साहब इसका? देखिए फैसल साहब, ये हुकूमत अगर आइन की बात करती है तो मेरे ख्याल से क्योंकि इस हुकूमत का जो वजूद है वही आइन के बरखिलाफ है, क्योंकि अवाम जो होती है उसकी जो पॉलिटिकल विल से ही पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है, और उसकी जो पॉलिटिकल विल जो है वो 8 फरवरी को चोरी हुई और जो 17 सीटों वाली एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसको 100-110 सीटों पे पहुंचा दिया गया। तो सबसे पहले तौहीन तो इस मुल्क के आइन की जो है इस हुकूमत के वजूद से ही शुरू हो जाती है। जहां तक देखें सुप्रीम कोर्ट की बात है, जो आपका आइन है, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिन ममालिक में होता है वहां पे जो आइन होता है वो सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो उससे बाहर जाके कानून नहीं बना सकता, खासकर वो कानून नहीं बना सकता जो आइन के मुखालिफ हो या आइन के बुनियादी ढांचे के मुखालिफ हो या बुनियादी हकूक के जो हो बरखिलाफ हो। तो अगर हुकूमत ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए सिंपल लेजिस्लेशन थे, तो वो कानून जो है उसकी कोई अफादियत नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है 70 पेज की, ये आईने पाकिस्तान की तशरीह की है, आर्टिकल 51 की तशरीह की है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बेसिकली आपको बता रही है बुनियादी तौर पे कि आर्टिकल 51 क्या कहता है। तो आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर भी दें तो उससे आर्टिकल 51 या उसकी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो उस इलेक्शन एक्ट की तरमीम पे हावी ही रहेगी, इस वजह से उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक देखें ये जजमेंट अगर आप इसको देखें बड़ा तफसील से इसमें बता दिया गया है कि ये जो सिंबल होता है अगर वो छिन भी जाए तो एक पार्टी की जो एक वजूद है वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो ही बताता है तरीकाकार किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा सकता है। तो एक सिंबल की बेसिस पे पार्टी एग्जिस्ट करती है और सिंबल चला भी जाए फिर भी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो हमें पता है रिटर्निंग ऑफिसर ने जो एक शर्मनाक रोल अदा किया है 2024 के इलेक्शन में, और सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो फेल हो गए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे जिसके बारे में इस जजमेंट में भी जिक्र है, डिस्प्लेजर शो किया है आप ने कि वो जजेस कह रहे क्या है कि अगर आपको लगता है, फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये गैर आईनी है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए।
नियाज़ साहब, ये आपने ये बात की है, तो क्या आप इस जजमेंट की रोशनी में उन दोनों फाजल जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दाखिल करना चाहेंगे? देखें इरशाद साहब, ये अगर आप जजमेंट पढ़े ना, इसमें लिखा हुआ है कि उनका जो कॉन्डक्ट है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज वाला नहीं है, और उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उससे खास पता लग रहा है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है अगर उन्होंने ये बात जो लिखी है जजेस ने दो ने। तो मैंने तो पार्टी में हमारी जो लीगल कमेटी है उसमें बात की है कि हमें फाइल करना चाहिए। आज हमारी फाइनल मीटिंग है, तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है इस पे हमें रेफरेंस बिल्कुल फाइल करना चाहिए। अभी हमें परमिशन चाहिए, जो हमारी कोर कमेटी है मेरे ख्याल से वो हमें दे देगी, लेकिन अभी फाइनल नहीं है ऐसी बात, लेकिन मेरे नजर में बिल्कुल फाइल करना चाहिए। अबूजर साहब, ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता? वो जो अपने फैसले में कह रहे हैं कि 8 जजेस ने गैर आईनी फैसला दिया है, तो वो भी तो एक जवाब हो सकता है। जाहिर है ऑनरेबल जजेस हैं। देखिए फैसल साहब, मैं आपको बताता हूँ, फैसला आईनी है कि गैर आईनी है ये कैसे डिटरमिन होगा। फॉर इंस्टेंस 10 जजेस का बेंच है, अगर उसमें से 7 जजेस कहते हैं आईनी है तो वो फैसला आईनी ही होगा। अगर 3 जजेस कहते हैं गैर आईनी है तो वो फिर उनके कहने से गैर आईनी नहीं होगा। नहीं, वो वो आप ठीक कह रहे हैं कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वही है जो 8 जजों ने लिखा है, बाकी तो इख्तलाफी नोट की तो कोई हैसियत नहीं है। बल्कि काजी साहब ने तो आपको याद होगा कि एक केस में ये कहा था एक फाजिल वकील से कि अगर आपने जस्टिस खोसा के वो पनामा केस के हवाले से जस्टिस खोसा के फ़ैसले का अक़लियती फ़ैसले का हवाला दिया तो मैं आप पर बैन लगा दूंगा। यानी उन्होंने तो ये कहा था कि अक़लियती फ़ैसले को आप अदालत में पेश ही नहीं कर सकते नज़ीर के तौर पर। लेकिन मेरा एक मैं बात कर दूं, इसमें बात ये नहीं हो रही मिनॉरिटी मेजॉरिटी क्या कह रही है, सिर्फ बात ये है कि 2 जजेस ये कह रहे हैं कि अगर मुझे लगे कि ये फैसला गैर आईनी है तो अगर उसमें मैं इम्प्लीमेंट ना करूं तो खैर कोई मसला नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नामाकूल बात है कि अगर जजेस ये कहना शुरू कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर बंदा खुद तशरीह करेगा, अदालती निज़ाम जो है उसको तबाह कर रहे हैं ना इस तरह की बात करके। अच्छा, ये बताएं कि एक तो आपने ये कहा कि ये जो 2 जजेस हैं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस जाना चाहिए। अच्छा, इसमें इलेक्शन कमीशन पर के बारे में कहा गया कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ अंदाज में कराने का जो बुनियादी फ़र्ज़ था वो अदा नहीं कर सका, तो इस हवाले से भी पार्टी ने कुछ तय किया है? देखिए, हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं पहले भी रेफरेंस, क्योंकि और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी सख्त फाइंडिंग आना, तो इसमें तो वैसे ही किसी ऐसा मुल्क जहां जमहूरियत प्रॉपर डेवलप हुई हो, इस तरह के अगर ऑब्जर्वेशन आ जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ होल्ड कर दे, तो वैसे ही वहां के इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं इखलाकी तौर पे। एक जो बुनियादी सवाल उठ रहा है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो 2 चीज़ें हैं जो खिलाफ आइन हैं। नंबर 1 तो ये है, वो कहते हैं कि जी PTI तो इस केस में फ़रीक ही नहीं थी, फ़रीक था सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, और उसकी जो थी अपील वो रिजेक्ट हो गई, PTI को सीटें दे दी गई। पहला तो सवाल ये है कि PTI फरीक ही नहीं थी तो उसको सीटें कैसे मिल गई, उनको इंसाफ कैसे मिल गया, रेमेडी कैसे मिल गई। दूसरा ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि आज़ाद अरकान 3 दिन में फ़ैसला करेंगे कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, और एक ही हल्फनामा, और वो 3 दिन भी गुजर गए, बल्कि 4-5 महीने गुजर गए, और उसके बाद 15 दिन दे दिए गए आज़ाद अरकान को कि जी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से जो अपने हल्फनामे दे चुके हैं उनको नज़रअंदाज करके दूसरा हल्फनामा दे दें और वो PTI में शमूलियत अख्तियार कर लें। जी देखिए, आपका जो पहला सवाल है इरशाद साहब, जो पार्टी नहीं थी, देखिए एक तो पहली बात आपने वो पैरा पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन ये जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ था, देखें सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका वो होता है अल्टीमेट गार्डियन आपके फंडामेंटल राइट्स का। उसने आइन की तशरीह करनी है और आपके जो बुनियादी हुकूक हैं उनको इन्फोर्स करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता किसी चीज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 187 टू पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस।
अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो पावर है, ये अनलिमिटेड पावर है, अनब्रिडल्ड पावर है, अनफेटेड पावर है। वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के पास सामने रिकॉर्ड आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि यहाँ पे तो पीटीआई के लोगों ने कुछ ने तो एफिडेविट्स फाइल किए हुए थे, कुछ को फाइल नहीं करने दिए गए, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट पार्टी एग्जिस्ट करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करना था, क्योंकि अवाम ने वोट तो एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कैंडिडेट्स को। तो जो विल है ऑफ द पीपल है उसी को अपहोल्ड किया है, सीटें वहां दी हैं जिसको इस मुल्क की अवाम ने वोट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो आइन है उसको ही अपहोल्ड किया है। आइन की रूह जो है, आइन का जो स्पिरिट है, वो क्या कहता है, पॉलिटिकल विल सुप्रीम है लोगों की। और पॉलिटिकल विल क्या थी जी, आपने इन सबको जिनको इन्होंने वोट दिया है उस पॉलिटिकल पार्टी की सीटें बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दे दिया। और सब कुछ जो हुआ, हम क्यों नहीं पीटीआई के कैंडिडेट बन सके, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की नालायकी, बदनीयती और उनकी रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। तो क्या उनकी इन हरकत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सफर करे, जब इंसाफ का तराजू नहीं? इसमें अबू जर साहब जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ज़रा हमारे देखने वालों को ये बता दें कि ये जो आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान इज़ सुप्रीम। इसका क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आइनी रेफरेंसेस पे हो रहा है, इसका आइनी रेफरेंस क्या है? दूसरा, जो इरशाद साहब ने बात की थी कि ये लोग जिन्होंने पहले एक हल्फनामा दिया फिर दूसरा दिया 15 रोज़ की मोहलत मिलने के बाद, क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज आ सकता है कि वो डी सीट हो सकें? क्योंकि लॉ तो अभी तक इंटैक्ट है इस मामले में। नहीं देखें, उन्होंने ये सारे जितने लोग इलेक्शन लड़े, इलेक्शन कमीशन ने इन सबको एज इंडिपेंडेंट ट्रीट किया, किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट नहीं ट्रीट किया। फिर जब वो लोग पार्लियामेंट में चले गए, वहां उनके पास ऑप्शन थी वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जाहिर बात है, तहरीक इंसाफ का तो ये वजूद ही इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रही थी, ना नेशनल असेंबली तस्लीम कर रही थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो वहां पे पीटीआई ने कहा कि हम भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। वहां पे पीटीआई के एज ए लॉयर सलमान राजा साहब भी पेश हुए, वहां सारी बात हुई, वहां सब डिस्कस हुआ। तो देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जो सुप्रीम विल ऑफ द पीपल की क्या बात है, जब आप आइन खोलते हैं ना, जो उसका प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है सोवरेनिटी अल्लाह ताला की है, और उस सोवरेनिटी को जो एक्सरसाइज करना है वो लोगों ने करना है, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ने। और वो लोग इलेक्ट कैसे होके आएंगे? थ्रू पॉपुलर वोट, थ्रू विल ऑफ द पीपल। कि विल लोग दिखाएंगे इलेक्शन के अंदर कि किन लोगों को हम सॉवरेन बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं। तो अगर उन लोगों को वोट दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने पीटीआई का कैंडिडेट समझ के, और वो लोग जो थे, वो लोगों ने, उन कैंडिडेट्स ने एफिडेविट्स भी जमा कराने की कोशिश की पीटीआई के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से उन लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे फैक्ट्स थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि ये पीटीआई को ही वोट देना जो था विल ऑफ द पीपल थी, इस वजह से ये लोग जीत के आए हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बने। जहां तक 15 दिन वाली बात है, देखें, अगर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएं जिसमें आपके पास आइन में कोई टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 251 अलाउ करता है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसी नागुज़ीर वजूहात अगर आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत इट्स नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये जो जजमेंट है 70 पेज की, ये बेसिकली जो पिछले 1 साल में इलेक्शन कमीशन ने नाइंसाफी की इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, ये उस सारी नाइंसाफी के खिलाफ एक इंसाफ पर भरपूर जजमेंट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को उनका हक दिया है। और मेरे ख्याल से अच्छा ये फरमाएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस है, इसको लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के मैटर को किसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए जी, इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाता है और अगर वो कानून आइन की किसी शिक के खिलाफ हो या किसी बुनियादी हकूक के खिलाफ हो आइन के, तो उसको आप आर्टिकल 199 में चैलेंज कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 184 डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ये आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और इसमें मैं एक चीज बता दूं, शाह साहब ने इसको डिस्कस कर लिया। देखिए,
कादी साहब ने जो जजमेंट दी थी ओरिजिनल फायद ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उनकी जो रीजनिंग थी वो क्या थी कि चीफ जस्टिस के पास जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड है ये इस्लाम के भी खिलाफ है, ये आइन की रूह के भी खिलाफ है। ये पावर जो है ये डी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, इसकी डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, 3 जजेस में डिवाइड होनी चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अबू जर सलमान नियाजी साहब। आपके एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, एक बात तो यहाँ बड़ी क्लियर हो गई है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर महाजरा आई है वो बड़ी क्लियर है, और एक जो माहौल है वो भी कोई बिल्कुल आइडियल नहीं है पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ख़त लिखा है और उन्होंने एक वजाहत मांगी है कि बताया जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया है। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लागू हो रहा था उस वक्त भी बहुत से सवालात थे, जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज करने की बात भी हो रही थी, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये डिफ्यूज़ कैसे होंगे हालात, नॉर्मल ऑपरेशंस कैसे शुरू होंगे कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको भी कहीं ना कहीं जाके कोई जगह मिले, उनको भी एड्रेस किया जाए। जिस दिन हमारी रूलिंग एलीट हुक्मरान अशराफिया अपने आप को कानून के ताबे कर लेगी और ये सोच लेगी कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलाना है, जंगल का कानून यहाँ नहीं चलना, उस दिन सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब देखें ना इस वक्त जो हो रहा है, काजी साहब को वो डोज मिल रही है उस दवाई को जो उन्होंने खुद ईजाद की थी। वही ख़त लिखा करते थे जस्टिस मरता बंदियाल साहब के दौर में भी, जस्टिस गुलजार साहब के दौर में भी, और इस तरह की वो मीन में और वो कहते थे कि जनाब 3 रुकनी कमेटी होनी चाहिए जो ये फ़ैसला करे कि कौन सा बेंच कब काम करेगा। अब जब वो कमेटी बन गई तो वो पता उनको चला कि जस्टिस मुनीब अख्तर उन जजेस का नुक्ता नज़र बेहतर था कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस को होना चाहिए, और फिर वो उसी तरफ आ गए। सही है। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल है जनाब अकरम शेख साहब हमें ज्वाइन किया है। जी, मायनाज कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, आप यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो ख़त लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ये नई क्यों तश्कील दी गई है, ये वजाहत दी जाए जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों अलहदा किया गया है। अब जब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उसके बाद आप समझते हैं कि इसके लिए कोई इजलास होना ज़रूरी था, नई कमेटी की तश्कील के लिए मुशावरत ज़रूरी थी, या ये कुलियतन इख्तियार जो था वो चीफ जस्टिस का था और उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया? बहुत शुक्रिया आपका और इरशाद आरिफ साहब का, आपने मुझे अपने शो में आज के बहुत तारीख़ी दिन के मौके पर लिया। मेरी दानिश में ये जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया था अदालती तारीख़ में, अपने हल्फ के अगले दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर और जुमला मामला तश्कील बेंच के मुतालिक उसके सामने रखकर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की अमेंडमेंट है ये पर्सनल स्पेसिफिक है और ये नेक नियति पे मबनी नहीं है। इसलिए कि इसमें एक शख्स को टारगेट करके ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने के लिए ये तरमीम जो है वो की गई है। मैं पर्सनल स्पेसिफिक लॉज, पर्सनल स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या पर्सनल स्पेसिफिक डिस्पेंसेशंस कभी भी नेक नीति पर मबनी नहीं होती और उनसे अवॉइड करना चाहिए। अब काजी मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये इस्तेहकाक कि उन्होंने एक कमरों के अंदर बंद अदालत को एक खुली अदालत बना दिया, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सारी कार्रवाई को पूरी कौमी शहरियों और बैनुल-अक़वामी पब्लिक के सामने उसको खोल दिया। एक बहुत बड़ा एजाज़ था और ये एजाज़ उनके हिस्से में बाकी रहना चाहिए था।
हुकूमत को इस बारे में तरमीम नहीं करना चाहिए थी, अमेंडिंग ऑर्डिनेंस जारी नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्होंने अमेंडिंग ऑर्डिनेंस जारी किया था तो इसके ऊपर इतनी उजलत से अमल दरामद नहीं होना चाहिए था। ये मैं इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के अपने उन कारहाय नुमाया के लिए मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस के अंजाम दिए हैं। तो ये इससे उनकी जो इतनी कदावर शख्सियत थी, उसमें जिसने भी ये काम किया उसने उसमें कोई इजाफा नहीं किया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। देखिए, बेंचेस कोई भी हों, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं। बेंचेस काजी जनाब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो बेंच तश्कील देते थे, उसी तरह के बेंच तो आपको याद है काजी फायज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब तश्कील देते थे। दोनों का चूँकि मिलाने तबा यकसा था, तो इसलिए इस बात की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं थी कि काजी फायज़ ईसा साहब को मंसूर अली शाह साहब की मौजूदगी में इस ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद उजलत के साथ करना चाहिए था जी। इसलिए कि ये आप जिंदगी में वंस इन ए लाइफ टाइम यू कम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये एक बहुत बुलंद पाया सुप्रीम कोर्ट है। इसका बहुत मुकाम है अक़वाम आलम की अदलिया में जी। इसका बड़ा मुकाम है। इसकी जजमेंट्स जो हैं बशमूल आज के दौर की जो तफसीली वजूहात जारी की हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्हें किसी भी तौर पे अमरीकी अदालतों और बरतानवी अदालतों और कॉमन लॉ या सिविल लॉ कंट्रीज की आला तरीन अदालतों से कम तर दर्जा और मुकाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट। शेख साहब कता कलम माफ, आप इस तरह है जिस तरह मोती जड़े हैं। जी शेख साहब, ये फैसले की तरफ आप आ गए, जो असली फैसला जारी हुआ, हम उसी तरफ ही आते हैं। सवाल ये है कि आज जो 8 जजेस का फैसला आया, आपने उसे कहा कि ये अमरीकी और बरतानवी सुप्रीम कोर्ट्स के सतह का फैसला है, मोती जड़े गए हैं इसमें। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब आज ये फरमा रहे थे, और कई और लोगों का भी कहना है कि एक तो ये फ़ैसला जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस नहीं दिया गया और एक पार्टी की फेवर की गई। दूसरा ये है कि 2 जजेस का जो फ़ैसला था, जिन्होंने कहा था कि इस फैसले पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा था और आइन के मुताबिक था। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जी चूँकि कानून साजी हो चुकी है, अब इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, इस पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है। तो आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं, और क्या वाकई अब उस पर अमल दरामद हो सकता है, होना चाहिए या नहीं होगा? बहुत शुक्रिया शाद अरब साहब। बात यह है, जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे कायद हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप के कायद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनसे मुझे जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, तो मैं शायद उन पहले वकला में से था जिन्होंने उनकी तायीद और उनकी हमायत की, उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाया, और फिर अल्लाह ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। उसके बाद वो बार काउंसिल की पॉलिटिक्स में भी हैं, और इस वक्त जो बार काउंसिल में जो रूलिंग ग्रुप है वो उसके मुमताज़ रहनुमाओं में शामिल होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि ये कानून आने से ये फ़ैसला गैर मुअस्सर हो गया है, अगर इस कानून साजी के अमल में सुप्रीम कोर्ट का पहले से सुना हुआ ऐलान करदा फ़ैसला अगर मुतासर होना था, तो फिर उन्होंने इतनी ताख़ीर क्यों की? फिर वो उस कानून पे अमल दरामद करते हुए कोई एक्शन ले लेते। जी, हकीकत ये है, वो कहते हैं कोई हवाला नहीं है। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कोई हवाला नहीं है। उन्होंने जिस इज़्ज़त माब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, सीनियर प्यूनी जज ने, उस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हक़ में फुल कोर्ट के 2 फैसलों पर इन्हिसार किया है। अच्छा। और मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के
93 के फैसले पर, जिनसे उनकी असम्बली बहाल हुई थी अच्छा और जिनमें मैं भी एक वकील था, जी उस पर इन्हसार किया है। और ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों की मैं बात कर रहा हूं। जी हर इस्तदलाल पे जी उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों की जो प्रेसिडेंट्स हैं जी उन पे इन्हिसार किया है, बल्कि बैनुल अक़वामी तनाजुर में इस तरह की जाने वाली कानून साजी जी को भरपूर अंदाज में एनालाइज करके उसको डिटरमिन किया है। अच्छा आज का जो फैसला है इसको किसी भी जो बाद में, देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार, पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे सकती है। जी इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव अनलमेंट ऑफ ए जुडिशियल डिसीजन। अच्छा लेजिस्लेटिव अनलमेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन ये हमेशा उस फैसले के बाद की जाने वाली कानून साजी से होता है और उसका रेफरेंस देता है कि ये पार्लियामेंट फलां कानून को कल, फलां जजमेंट को कल अदम करार देती है। ठीक पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून पास नहीं किया। अच्छा पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है जो जिसको अभी तक, जिसकी कोई जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, किसी हाई कोर्ट ने नहीं की। अगरचे मेरी दानिश में कुछ पिटीशंस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स में, जी लेकिन किसी कोर्ट ने अभी तक उसको एडजुडिकेट नहीं किया कि वो कैसा लॉ है, जी वैलिड लॉ है या इनवैलिड लॉ है। एक बात बड़ी हतमी है कि वो कानून जो है वो असर बा माजी नहीं है, ठीक वो माजी के किए गए फैसलों को कलअदम नहीं करार देता। ठीक उसमें इस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई का जो मुकदमा है इसका कोई हवाला नहीं दिया गया कि वो जो है नॉट विथ स्टैंडिंग दिस जजमेंट ये कानून होगा। जब तक इस तरह की एनलमेंट ना की जाए आप उस फैसले को बिलिटल नहीं कर सकते। ये अगर इस फैसले को बिलिटल करेगा, शेख साहब ये भी वजाहत कर दी, ये एनलमेंट जो होगी ये जो 2/3 मेजॉरिटी से होगी या सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी? देखिए वो प्रोस्पेक्टिव होगी। पहली बात तो ये कि वो प्रोस्पेक्टिव होगी। अच्छा दूसरी बात ये कि वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी, लेकिन वो उस मुकदमे की सेर हासिल बहस के बाद, अच्छा पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद वो हो सकती है। ये नहीं है कि आप बाद में एक कानून फैसला आ गया, उस फैसले को कलअदम करार देने के लिए आप कोई कानून साजी कर लें तो जो फैसला पहले सादर हो चुका है उसका असर किसी भी तौर पे डाइल्यूट नहीं होता। अच्छा नहीं, अब शेख साहब, इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? एक जानिब ये कानून है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर रिव्यू में इलेक्शन कमीशन भी गया हुआ है, दीगर सियासी जमातें भी गई हुई हैं, तो आपको फौरी तौर पे इस फैसले पे अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है या ये मामला अभी लटकेगा? देखिए बात यह है कि रिव्यू, पाकिस्तान में रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन, जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन में जो परसेंटेज है कामयाबियों की, वो मेरे ख्याल में 0.9% है। अच्छा अगर 100 मुकदमा हो तो 100 मुकदमे, 1000 मुकदमे में शायद 5 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें रिव्यू अलाउ हो जाए या पार्शली अलाउ हो जाए, वगरना तो फिर यह है कि एक फरीक फैसला लेकर उसको लहराता फिरे और दूसरा फरीक रिव्यू फाइल करके उसको कलअदम करार दे दे। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के कवायद में लिखा हुआ है कि मियर फाइलिंग ऑफ एन अपील डज नॉट ऑपरेट एज एन इंजंक्शन, अच्छा जब तक कि अदालत हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर देती। ठीक और ये मेजॉरिटी का फैसला है, और मेजॉरिटी कितनी का? 13-2 का। जी ये 8-7 का नहीं, 8-6 का नहीं है, 8-5 का नहीं है। ये 11 रुकनी बेंच ने वही बात कही है कि किसी पार्टी के, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं, कि किसी जमात के हासिल करदा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की सीटें आप किसी दूसरी पार्टी को अलॉट नहीं कर सकते।
और आज का जो 72 सफ़ों का तफसीली फैसला है, बड़ी सैर हासिल बहस हुई है हर नुक्ते पे। अच्छा, पहला नुक्ता जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि सिविल डिस्प्यूट्स में तो आप कह सकते हैं कि फलां आदमी फ्रीक था, फलां फ्रीक नहीं था, लेकिन इलेक्शन डिस्प्यूट जो है इट इज नॉट डिसाइडेड एज ए सिविल सूट। ठीक, इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, पूरे हल्का इंतखाब के, पूरे मुंतखब करने वाले लोगों के और सिटीजन्स के राइट इन्वॉल्व होते हैं। ये दो फ्रीकैन का तनाजा नहीं है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक हाकमियत का तनाजा है। ये सही है। किसको हक है उसको उनको रिप्रेजेंट करने का, हक नुमाइंदगी का ये मुकदमा है। अच्छा, मैं समझता हूं बहुत खूबसूरत फैसला लिखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत मुदल्लल और मुस्कत दलाइल के साथ तहरीर किया जाने वाला फैसला। मैं नहीं समझता कि उसको इलेक्शन कमीशन डिनाई कर सकता है या उसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर सकता है। अच्छा शेख देखिए, साहब, इनकार करने का नतीजा क्या होता है? जी फरमाएं जी, आप बात कर लीजिए, मैं आपकी बात, देखिए मैं आपको एक याद दहानी कराना चाहता हूं। जी, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हिस्ट्री पूरी आपको मालूम है। मैं तो आपके साथ तारीख का एक तालिब इल्म हूं। माजी में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के लिए फजा हमवार हुई। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के तकदीर में कोई ऐसा वाक़ा और लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो जमहूरी ट्रांजिशन है ये कामयाबी के साथ एक बहुत मुकम्मल जमहूरियत पर मुंतज हो, और इसका वाहिद तरीका यह है कि अदारों में एक दूसरे के फैसलों को तस्लीम करने की जो रवायत है उसको मजबूत करना चाहिए। अच्छा शेख ये साहब, जो आज का फैसला है, जी सर, जी शेख सर। साहब, आज आज़म मजीद तारड़ साहब ने कहा कि जी इसमें अनामली ये है कि अरकान ने जो अपने हल्फनामे थे एक जमा कराए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। दूसरा ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। उनको 15 दिन दे दिए गए और एक दफ़ा वो फ़ैसला कर चुके, एक पार्टी में गए, हल्फनामे जमा कराए। उनको कहा गया 15 दिन में नए हल्फनामे जमा कराएं। ये सीधी सीधी फ्लोर क्रॉसिंग है। तो क्या इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि अदालत किस बुनियाद पर उनको ये हक दे रही है कि वो नए हल्फनामे भी जमा करा सकते हैं, नई पार्टी भी चूज़ कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया शाहदर साहब। पहली बात तो ये कि हम ये सुनते आए थे मीडिया से, खुद अदालत में, कि सुन्नी इत्तेहाद को ये पीटीआई को ये सीटें नहीं मिल सकी इसलिए कि पीटीआई तो फरीक़े मुकदमा नहीं थे। ठीक, इस बात का बहुत सैर हासिल जवाब इस फैसले में, तफसीली फैसले में दर्ज है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई कि हमें फरीक़े मुकदमा बनाया जाए। जी, जब ये सुन्नी इत्तेहाद का मुकदमा सुना जा रहा था, जी, उस दौरान में उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें इस मुकदमे में फरीक बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जब बुनियाद इसकी ये है कि जब नॉमिनेशन पेपर लोगों ने दे दिए, 2 दिन का इजाफा हुआ नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग में 24 दिसंबर तक, और 22 दिसंबर को बहुत से लोगों के नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद ये इंटर पार्टीज इलेक्शन ना करवाने का प्रीटेक्स्ट लेकर इलेक्शन कमीशन ने उनको बार कर दिया सिंबल से। जी, मेरी अगरचे बहुत वाज़े तौर पे ये नहीं कहा गया कि ये फैसला इसकी क्या हैसियत थी, और वो गालिबन इस वजह से डेफरेंस शो किया है सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने कि चूंकि एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है सिंबल के फैसले के खिलाफ, एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। पीटीआई ने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है, इसलिए फाजिल जज साहबान ने उस पर कोई तबसरा करने से एहतराज किया है। लेकिन मेरी राय में ये जो इंटर पार्टीज इलेक्शन एक ऐसा मामला नहीं था जिसकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुकदमे में दिए गए 88 के फैसले
दो फैसलों से। एक तो वो जो 88 में छपा है 416 सफ़े में, और एक जो 89 में छपा है 66 पेज पे। उन दोनों फैसलों को की है इस फैसले ने। और दूसरी बात यह है कि ये जो अदालत का दायरा अख्तियार है, मैंने पहले जुमले में ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये कुछ दो फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा नहीं है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें इन्वॉल्व है। पूरे मुल्क के राय दहिंदगान हैं, उनका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 19 वो इफेक्ट हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये फला मौजूद था, फला मौजूद नहीं था। ये बड़ी फ्रोई बात है जी। ठीक सब्सटेंशियल बात नहीं है शाद अरब साहब। ये जी ठीक, बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब, आपके वक्त का इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।